सो आई वेलकम यू ऑल टू द विजय यात्रा 2024। मैं साहिर कमाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। सेशन होगा टेंस के ऊपर। जी हां, लगातार आपको 8 सेशन मिलने वाले हैं टेंस के ऊपर। कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा कि टेंस को उस तरीके से ना पढ़ करके जिस तरीके से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, बल्कि कुछ डेप्थ में और कुछ अच्छे प्रैक्टिकल वे में पढ़ते हैं ताकि हम सेंटेंस के ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से समझ पाए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हम इंग्लिश बोल सकें और इंग्लिश लिख सकें। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाते हैं। क्या सही क्या गलत, इन सारी बातों को चर्चा करेंगे। कैसे हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को समझें, क्या क्या समझना है आज के सेशन में, और किस तरीके के सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में सामने करने को मिल जाएंगे, इन सभी बातों पर चर्चा। तो आज आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। हेलो, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कमेंट सेक्शन बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ, तो नाम हम आप लोगों का मिस होगा बीच बीच में कई बच्चों का, तो आप उस पर अदरवाइज नहीं लीजिएगा। सर मेरा नाम नहीं लेते। कुलदीप, अक्षय, अनुराधा, उत्सव, जय, राहुल, ईशा, सचिन, रूपा, अभिषेक, विशाल, नंदिनी, नितिन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राखी, अमित, चंदन, साहिल, कौशल, साक्षी, उत्सव, नेहा, लवीश, अभिलाषा, रानी, अतुल, अनिकेत, इमरान, नेहा, राजेश, अक्षय, नेहा पटेल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ताबिश, मेघा श्रीवास्तव, समीर, अभिलाषा, अनिल, पायल, सौरभ, विनीत, समीर, बहुत बच्चों के नाम हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट इंट्रोडक्शन भी हो गया। विजय 2024 में सवार होना है तो जल्दी से अब अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को चर्चा कर दीजिए कि हो चुका है रथ यात्रा तैयार 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। बनेगा टॉपर यहीं से, ये हमारी प्रतिज्ञा। लेक्चर 2 इंग्लिश के ऊपर क्या है आज के सेशन में, देखते हैं। चैप्टर नेम आपका टेंस, टॉपिक है आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज जो स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आपकी अधिकतर जो इंग्लिश है, आप समझते हैं कि हर तरह के सेंटेंस आपके सामने आते हैं, बिल्कुल आते होंगे, लेकिन कभी आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व मतलब कभी ध्यान से आप देखें तो आपकी मतलब एक कॉमन वे में, एक प्रैक्टिकल वे में, एक कॉमन इंसान के लाइफ में जो भी इंग्लिश वो बोलता या लिखता है, उसमें से 50% जो इंग्लिश होती है वो साधारणतः टेंस से रिलेटेड है। लेकिन अब अगर हम टेंस की बात करें, 12 टेंस में 50% सेंटेंसेस केवल और केवल प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट के ही होते हैं। आपके 10 टेंसेस का इस्तेमाल बहुत ही ना के बराबर होता है। आपकी कभी आप अपने पैराग्राफ को उठा के देखिए तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस और पास्ट इंडिफरेंट टेंस का ही प्रयोग 10 में से 8 सेंटेंस में किया गया। फिर चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो, इंडिफरेंट टेंस ही होगा। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को इतनी आसानी से नहीं समझना है आपको कि आपने सोचा कि हाँ बस कर लिया, हमने पढ़ लिया, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, इतना ही नहीं काफ़ी है। बहुत सी बातें समझाने के लिए आखिर यूट्यूब पर आपको 5-10 मिनट की वीडियो भी है, 5 मिनट में भी आप टेंस खत्म कर लेते हैं। फिर भी हमने 8 दिन सोचा है इसको पढ़ाना है। टॉपिक प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। इस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, ये रहे सब टॉपिक्स इसके अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करेंगे। ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले तो हम ये समझते हैं ऑल स्ट्रक्चर। आपने सोचा होगा एक ही स्ट्रक्चर, वैसे सोचा तो आपने सही है, लेकिन फिर भी केवल अगर हम एक ही स्ट्रक्चर पढ़ करके ये सोचते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या किसी भी टेंस को खत्म कर ले, नहीं, हम कम से कम कितने स्ट्रक्चर बनाएं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस परिपूर्ण तरीके से हमें आ जाए। आज चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। सम एक्सेप्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके अलावा कुछ अपवाद भी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगते, जो कि कल हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा जो हमने कल हिंदी के सेंटेंस दिए थे, उम्मीद है कि आपने उन हिंदी सेंटेंस को बनाया होगा और बना करके आप अपने सेक्शन में ऐप पर ही देखिएगा, आप अपने सोल्यूशन भेजिएगा, हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पर डे आपकी बातों के जवाब आ जाए, लेकिन आप पूरे साल हमारे साथ हैं क्योंकि आप पे करके आए हुए हैं। सब्र रखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप क्वालिटी तरीके से मतलब पढ़ेंगे भी, है ना? उन बच्चों के तरीके से नहीं बस जो 15 दिन में सोचते हैं हम टॉपर बन जाए, यूपी के 90% आ जाएँगे। देखो, ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो 15 दिन में पढ़ कर भी 90% ला सकते हैं, लेकिन बहुतों में ये इनका परसेंटेज बहुत ही कम है। वो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शनल केसेज़ हैं, अपवाद हैं वो अपने आप में। एक कॉमन बच्चा जो है लगभग 7-8 महीना पढ़ेगा तभी वो कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि पढ़ कर जो ज्ञान हासिल होता है, वो ही ज्ञान आगे काम आता है। केवल एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ करके जो बच्चा नंबर हासिल करता है, वो नंबर और वो काबिलियत जीवन में कभी काम नहीं आती। ये बात ध्यान रखना। ठीक,
तीसरा पॉइंट है ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशन ऑफ यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कंडीशन होती है? बिल्कुल होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने की तमाम तरह की कंडीशन है। अभी तक आप सिर्फ वाक्य के शब्द पर अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिपेंड करते थे कि हम कहीं पर भी तातीते देखें, खोता है, जाता है, लाता है, तो हम सोचते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन हमें पढ़ना है इस तरीके से कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तातीते मिले तो भी कर ले, ना मिले तो भी कर लें। तो उसको समझने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ये सारी बातों पर चर्चा होगी। देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए। हमने 6 स्ट्रक्चर आपके सामने रखे हुए हैं और 6 स्ट्रक्चर में ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। 6 स्ट्रक्चर देखिए। अब आप कहते हैं स्ट्रक्चर तो एक है बेटा, इतना आसान नहीं। हम आपसे फिर कह रहे हैं, आपने ये बात समझी है? बिल्कुल समझी है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट होता है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये चीज हर टेंस में बदलती रहती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म भी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, लेकिन पोजीशन उसकी सेकंड ही रहेगी। हमेशा याद रखें, हम आपको स्मार्ट स्टडी कराना चाह रहे हैं। स्मार्ट तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी इन सारी बातों पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आप ये सोचे कि अब बाप रे इतना स्ट्रक्चर है, हम आपसे अगर कहें कि 12 टेंस होते हैं और हर टेंस के 6 स्ट्रक्चर होते हैं, तो इट इज इक्वल टू 72 स्ट्रक्चर, तो क्या आप इसे रटेंगे? कॉमन सी बात है कि स्ट्रक्चर का बेसिक जो फिनोमेना है, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक जो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, सेकंड नंबर पे वर्ब ही आएगी और थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा। यदि इन बात को आपने कान में घुसेड़ लिया, यदि इस बात को ये समझ गए कि आपने ये बात समझ ली कि हाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो फिर याद नहीं करना है ना इसे देखना है, आप समझ लीजिए। उसके बाद आखिर और तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। वो स्ट्रक्चर्स कम यूज होते हैं इंग्लिश में, इसीलिए उनको कभी पहले नहीं पढ़ाया जा सकता। याद रहे, और भी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हम हेल्प लेकर के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देख रहे हैं, और यही बेसिक स्ट्रक्चर 12 टेंस में चलेगा। लेकिन चेंज क्या हो जाएगा? वर्ब, बस वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और वर्ब की जो मेन फॉर्म होती वो चेंज हो जाती है। बाकी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही होगा। तो पहला स्ट्रक्चर आता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा आता है आपका निगेटिव, तीसरा आता है आपका इंट्रोगेटिव, चौथा आता है इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, पांचवा आता है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव एंड छठवां आता है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अब आप कहे सर ये तो बातें हमको पता है, तो फिर अगर आपसे हम एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस पूछें, जैसे मान लो आई टीच, तो इस सेंटेंस को आप 6 तरीके से जरा बोल के दिखाएं, डेफिनेटली यू विल गेट ट्रैप्ड एंड विल स्टॉप टू स्पीक। आप बोल के देख लीजिए, आपको कम से कम 30 सेकंड लग जाएंगे। आई टीच यू इंग्लिश को आपसे कहा जाए निगेटिव बोलो, इंट्रोगेटिव बोलो, डबल इंट्रोगेटिव बोलो। अब ये क्या है? दिस इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, वो हम अफर्मेटिव हो सकते हैं। निगेटिव मतलब जो नकारात्मक है, सकारात्मक हो गया ये, तो ये नकारात्मक, इसमें आपको नॉट लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए। आप जानते सब कुछ हैं लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पाते हैं और आप लिखने में भी गलती कर जाते हैं। डू की जगह डिड, डिड की जगह विल, विल की जगह वुड, वुड की जगह शैल, शैल की जगह हैज की जगह हैव लगा दोगे, हैव की जगह हैज लगा दोगे, हैड की जगह हैज लगा दोगे। तो ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो इसकी प्रैक्टिस करना लाजमी है और बहुत ही कंपलसरी आप सभी के लिए। तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में ये लिखा जाएगा, निगेटिव के स्ट्रक्चर में ये लिखा जाएगा। निगेटिव आएगा तो डू डज आ जाएगा, इंट्रोगेटिव आएगा तो डू, वही डू डज बाद में आ जाएगा और सब्जेक्ट पर अंदर चला जाएगा, आ जाएगा। फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क लगना चाहिए था, जो कि कंप्यूटर महोदय हमारे कितना भी समझा लो, दिमाग से पैदल है, वो नहीं लगाते। तो अब आपको ये बात समझना है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ ध्यान रखें। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सेंटेंस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चा, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लीजिए तो इंग्लिश की आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। आप लोग ये सोचते हैं कि छोटी चीजें हम क्यों पढ़े, ये छोटी चीज नहीं है। दिस इज द बेस एंड बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। भाषा का, खासतौर से इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक है इंग्लिश का। इंट्रोगेटिव जब आप बनाएंगे तो आपको करना कुछ नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में रख देना। देखिए आपका इंट्रोगेटिव बन गया। क्या चेंज हुआ इसमें? अब आपसे हम कहें कि आई टीच यू इंग्लिश, इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, तो आपके मुंह में तुरंत आना चाहिए क्या लिखोगे बेटा? आई टीच यू इंग्लिश का इंट्रोगेटिव क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, बताओ। हाँ, डब्ल्यू एच का मतलब बेटा आयशा, जहां तुम अगर ये सवाल पूछोगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम तो पुरानी स्टूडेंट हो। डब्ल्यू एच मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड, वॉट, हु, होम, वेयर, विच, ये डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स होते हैं, ये डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। आई डोंट टीच यू, बेटा हमने इंट्रोगेटिव पूछा था, सचिन यादव, डू आई टीच यू, डबल इंट्रोगेटिव बनाओ।
हाँ, डू यू टीच मी इंग्लिश, देखो हो गया ना, अनु पासवान, देखो गलत हो गया। डू आई टीच यू इंग्लिश, डू आई टीच यू, वाई डू यू टीच मी इंग्लिश। हाँ बेटा, हम जो बोल रहे हैं उसका बनाओ, हम आपसे सवाल का जवाब नहीं मांग रहे हैं, हम सेंटेंस का इंट्रोगेटिव कह रहे हैं बनाने को। वाई डू आई टीच यू, वेरी गुड। हाँ, डू आई टीच यू, डबल इंट्रोगेटिव बनाओ। देखो रिया यादव, डू आई टीच नॉट यू, देखो देखो आ गया ना। रिया यादव देखो, डू आई टीच नॉट। यही गड़बड़ियां हैं बच्चा, मेरी अगर बात आप समझिए, 5 मिनट में आप नहीं सीखेंगे, लेकिन कोई ऐसा टीचर से जरूर आप पढ़िए, माशाल्लाह आप यहाँ पर हैं, तो हम आपको बिल्कुल जो है इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपकी स्पोकन भी सुधरे और आपके स्ट्रक्चर्स या आपके सेंटेंस बनाने की जो कला है वो भी डेवलप हो। पास होने के लिए मत पढ़ना, इसकी चर्चा हम लोग लास्ट टाइम पर करेंगे, एग्जाम जब आ जाएगा 15-20 दिन में हम लोग बहुत ऐसी तरीके करेंगे शॉर्टकट तरीके से, लेकिन यहाँ पूरी डीप में पढ़ेंगे और पूरी खत्म करेंगे इंग्लिश को। ये मेरा वादा है कि आगे कंपटीशन में आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस बार वोकैबुलरी को भी अपने कंटेंट में शामिल किया है कि आपको हर क्लास में कम से कम 10 वर्ड जरूर देंगे, तो आज के भी 10 वर्ड है, आप उनको जब लिखेंगे, ये मेरी गारंटी है कि आप अगर 15-20 दिन के बाद देखेंगे तो आपके 200 वर्ड में 50 वर्ड तो आपकी वोकैबुलरी में यहाँ पर ऐड हो चुके होंगे। 200 वर्ड तो नहीं ऐड होंगे, कोई नहीं कर सकता, लेकिन 50 वर्ड आपको जरूर याद हो जाएंगे। हम बीच में उसका टेस्ट भी ले लेंगे आपसे। हाँ हाँ ठीक। वाई डू यू नॉट टीच, गलत हो रहा है शायद, वाई डू यू नॉट, नॉट कहाँ लगा है? चलो, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब हो गया, डब्ल्यू एच से बनने वाले जो वर्ड हैं, डब्ल्यू एच, जैसे विच है, हु है, होम है, वॉट है, वेयर है ना। तो उसके अलावा कुछ वर्ड हाउ से बनते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच में ज्यादा है, इसलिए डब्ल्यू एच। फिर भी इसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और इसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और इसे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। तो ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब आपका एक काम बनता है कि एक छोटे सेंटेंस को बना करके 6 तरीके से लिख कर देखो बेटा, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। हम यहाँ पर आपको सजेशन दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, करना आपको ही है। तो 6, जैसे कि हमने कहा आई गो, तो आप इसे तुरंत बोलिए आई डोंट गो, उसके बाद इंट्रोगेटिव बोलिए डू आई गो, फिर डोंट आई गो, फिर आप कह सकते हैं व्हाई डू आई गो एंड व्हाई डू आई नॉट गो। इसको आप बोलिए, इसे लिखिए, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का स्ट्रक्चर था। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट डिफरेंट टेंस को प्रयोग करने की मुख्य कंडीशंस कौन कौन सी हैं? दीज आर द कंडीशन। प्रेजेंट डिफरेंट टेंस जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलेगी। हम तातीते वाले टीचर नहीं है, ना हम आपको वैसे पढ़ाएंगे। आई एम सो सॉरी कि आप ये ढूंढ रहे हो सर जी जो किताबुआ में है वो का ट्रांसलेट कर दे, तो बेटा ट्रांसलेशन हमें सिखाना आपका काम नहीं है, हमें आपको इंग्लिश सिखाना है। और इंग्लिश किसी भी हिंदी भाषा से इंग्लिश को नहीं सीखा जा सकता कि हम हिंदी से इंग्लिश सीख लेंगे और हम काबिल बन जाएंगे। हिंदी से आप इंग्लिश के कुछ चीजें, कुछ 10% तो सीख सकते हैं, 90% आप इंग्लिश तब भी नहीं सीख पाएंगे जब तक कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में समझने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करने वालों की ही सफल मतलब कामयाबी होती है, या हार नहीं होती। तो आप 15-20 दिन मेरे तरीके से पढ़ के देखिए, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। 1-2 दिन में आपको हम रिजल्ट न दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप विजय रथ यात्रा पे हैं, तो विजय पाने के लिए बेटा खून पसीना दिन रात एक करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता। रूटीन एक्शंस, हैबिचुअल एक्शन, नेचुरल और यूनिवर्सल फैक्ट्स या एक्शंस, साइंटिफिक फैक्ट और परमानेंट एक्शन, ये कुछ 5 कंडीशन है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो आपको ये ढूंढना है, क्या वो रूटीन एक्शन है, क्या वो हैबिचुअल एक्शन है, क्या वो नेचुरल एक्शन है, क्या वो साइंटिफिक फैक्ट है, या कोई परमानेंट एक्शन है। किस तरह के वो सेंटेंस हो सकते हैं, लेट्स सी। यहां तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? हम आपको देते हैं पोल, देखते हैं कितनों को ये बात समझ में आई जो हम अभी तक 15 मिनट में 10 मिनट में समझा चुके हैं। हाँ जरा जरा बताएंगे बेटा। डबल इंट्रोगेटिव में बेटा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। देखो स्ट्रक्चर में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर में भी आपको, हाँ 77% कह रहे हैं हाँ, और 23% कह रहे हैं ना। ना वाले जरा बताएं प्रॉब्लम क्या है आपकी, ना वाले बताएं। देखो स्ट्रक्चर में भी अगर हम आपको ध्यान से फोकस करवाएं, एक बेसिक सी बात है जो आपके सारे टेंस में ध्यान देनी है। जब आप इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई। जब आप इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव लिख रहे हैं, कहाँ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड, यहाँ तो वो हो गया, गड़बड़ है क्या? हाँ
ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या करा जाए, कंप्यूटर महोदय को बगल बगल में बैठ के हम पीपीटी बनवाएं, फिर भी जो है उनका दिमाग काम नहीं करता। ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए बेटा, इसको रफ कर लेना है। देखो, एक बेसिक सी बात है जो आपको समझना है, वो ये है कि जब आप इंट्रोगेटिव लिख रहे थे तो इंट्रोगेटिव में करा क्या गया, इस इंट्रोगेटिव में किया गया बेटा कि इसके अफर्मेटिव के ऊपर बनाया गया इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आया। अब वर्ब को बाहर कर दिया गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर की गई और सब्जेक्ट को अंदर कर दिया गया। स्ट्रक्चर में केवल पोजीशन का चेंज हुआ। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव की बात करें तो फिर वही चीज हुई। यहाँ पर हमने किया हेल्पिंग वर्ब को बाहर, सब्जेक्ट नॉट आया अपनी जगह पर और फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। जैसे यहाँ पर आया डू डज, तो यहाँ पर भी डू डज आया। यहाँ पर आया सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आया। अब वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा, जैसे यहाँ पर वर्ब से पहले नॉट यहाँ लग गया, लगा कि नहीं यहाँ पर नॉट, उसी तरह यहाँ पर वर्ब से पहले नॉट लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें जो कि WH फैमिली वाले सेंटेंस होते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होगा, केवल इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में आप क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, हो गया वो डबल इंट्रोगेटिव, और कोई चेंजेस नहीं है। ध्यान से देखो कि अगर हम WH इंट्रोगेटिव की बात करें तो केवल WH वर्ड ही तो ऐड होगा, बाकी तो देखो डू डज लगा है, सब्जेक्ट लगा है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर में हमने केवल और केवल ऐड कर दिया इंट्रोगेटिव वर्ड, इसी स्ट्रक्चर में हमने ऐड कर दिया इंट्रोगेटिव वर्ड। अब आप छठवें स्ट्रक्चर में बात करें तो ये स्ट्रक्चर चौथे वाले स्ट्रक्चर में ऐड करके बनाया गया। अब चौथा स्ट्रक्चर कह रहा है डू डज और फिर है सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे छठवां स्ट्रक्चर में भी केवल एक चीज ऐड हो गई, WH वर्ड, फिर आ गया डू डज जैसे यहाँ है, फिर आ गया सब्जेक्ट जैसे यहाँ है, फिर आ गया नॉट जैसे यहाँ है, वैसे ही वर्ब यहाँ पर, वैसे ही वर्ब यहाँ पर, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो बेसिक सी बात है, स्ट्रक्चर सेम है, कुछ चीजों पे ध्यान दे लीजिए, आप किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचानने में, उसको ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक, हाँ ठीक, चलो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद बात करें, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंडीशंस थी जहां जहां आप यूज कर सकते हैं। रूटीन एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा बेटा, केवल यहाँ सिंगुलर प्लूरल की प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसी टेंस में। सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट आता है प्लूरल वर्ब का प्रयोग। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या, भाई जाहिर सी बात है, ही लिखा है तो वो सिंगुलर माना जाता है, वाह है, लेकिन अगर दे लिखा है तो वो प्लूरल है। तो एक फंडामेंटल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आपने सुना होगा, है ना, जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अगर यही चीज समझ लिया ना बच्चा तो आधी अंग्रेजी आपकी यहीं खत्म। लेकिन ये जितना आसान है देखने में, उतना ही ये समझने में मुश्किल है, क्योंकि केवल इंग्लिश में ही शी इट तो होते नहीं है ना, केवल हमने ही शी इट समझ लिया या फिर हमने लिख दिया राम और हमने लिख दिया पेन, तो केवल इतना समझना नहीं है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ाएंगे सिंटैक्स में, तब आपको पता चलेगा कि हजारों नियम है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल ये तो एक छोटी सी बात है। सब्जेक्ट का मतलब नाउन से है, और नाउन कितने हैं और उस नाउन में सिंगुलर और समझना और प्लूरल समझना अलग बात। और उसके बाद कभी कभी सब्जेक्ट में एडजेक्टिव लग कर आ जाता है, अलग बात, कुछ कंजंक्शंस लग कर आ जाते हैं तब। तो ये सारी कंडीशन आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। यहाँ बेसिक और बहुत ही कॉमन, बहुत ही लो लेवल पर चीजें हैं। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम लोग स्टैंडर्ड और थोड़े टफ लेवल पर बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट का सिंगुलर होना वर्ब को सिंगुलर करता है, और सब्जेक्ट का प्लूरल होना वर्ब को भी प्लूरल बनाएगा। वर्ब का लास्ट लेटर अगर एस, एस एच, एस एस, सी एच, एस एक्स, ओ एक्स आ रहा है तो उसमें ई एस लगा करके सिंगुलर वर्ब बना सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है ड्रेस वर्ड, तो ड्रेस का मतलब क्या है बेटा, ड्रेस का मतलब पहनना, ड्रेस कपड़े पहनना भी होता है, और ड्रेस का मतलब जो यूनिफॉर्म, उसे हम ड्रेस भी कह सकते हैं। अगर हम इसे वर्ब की तरह यूज करें वी, तो आप इसमें जब सिंगुलर बनाएंगे तो DRESS और ES लगाएंगे, केवल S नहीं लगेगा। जैसे मान लो लिखा है बॉक्स, तो बॉक्स वर्ड अपने आप में बेटा एक वर्ब भी है, शायद आपको पता ना हो, और अपने आप में एक नाउन भी है। जिस तरीके से ये अपने आप में नाउन भी है और अपने आप में वर्ब भी है। तो बॉक्स में अगर हम इसको सिंगुलर वर्ब बनाएंगे तो हम लिख देंगे बॉक्सेस। ये शायद कभी आपने सुना ना हो, आप कहेंगे सर बॉक्स का मतलब तो डब्बा होता है, तो बॉक्स का मतलब होता है पैक करना भी,
याद रहे, जैसे पैक करने को कहते हैं ना कि किसी चीज को कवर कर देना। तो हम लोग कभी आपने सुना होगा जब यूट्यूब बटन आता है लोगों के पास, वो जो सिल्वर बटन आता है या गोल्डन बटन आता है, तो बहुत से यूट्यूबर लिखते हैं ना कि अनबॉक्सिंग, इसका अपोजिट वर्ड एक लिखते हैं वो लोग अनबॉक्स। अनबॉक्स का मतलब बॉक्स को खोलना, और बॉक्स का मतलब हो गया किसी डब्बे को बंद करना, तो ये क्रिया भी है। उसके अलावा अगर आपने एक वर्ड देखा होगा वॉच, तो वॉच वर्ड अगर है तो वॉच वर्ड ये भी एक नाउन है बेटा, और एक वर्ब है, ये भी एक नाउन एक वर्ब। अगर वर्ब के तौर पर यूज करोगे बेटा तो वॉच ये सिंगुलर माना जाएगा, और अगर नाउन के तहत यूज करोगे तो इसे प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं या एस का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, यही तो कह रहे हैं। तो अगर वर्ब आ रही है और उन वर्ब के लास्ट लेटर है एस पर एंड है, कोई एस एच पर एंड है, मान लो ब्रश लिखा हुआ है, अब ब्रश भी बेटा एक नाउन है और एक वर्ब भी है। ब्रश का मतलब वो जो टूथब्रश, उसे हम ब्रश ही तो कहते हैं, लेकिन ब्रश का मतलब साफ करना भी होता है। तो अगर हमने इसे वर्ब के तहत माना तो ये सिंगुलर बन जाएगा, ब्रशेस कर देंगे, क्योंकि नियम कहता है यदि कोई वर्ब एस एच पर यूज एंड हो रही हो तो उसमें ई एस लगाइए। यदि आप इसे नाउन मानेंगे तो ये प्लूरल कहलाएगा, यदि आप इसे वर्ब मानेंगे तो ये सिंगुलर कहलाएगा। ठीक, चलिए हम पोल करते हैं, देखते हैं कितने लोग देखते हैं कि हाँ, चलो आपके पास एक पोल आया हुआ है, जरा करेंगे आप हाँ या ना। हाँ, लगाते इसलिए बेटा हमें सिंगुलर और प्लूरल बनाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप किसी की शादी में जाएंगे तो सफेद कपड़ा पहन के चले जाएंगे तो उनको मार के भगा दिया जाए, क्योंकि वहां पर उसकी कंडीशन नहीं है सफेद कपड़ा पहनने की। और आप किसी के मरे में जाएंगे और वहां पर एकदम चमकता धमकता मटकाना रंग पहन के जाओगे तो वहां से मार के भगा दिए जाओगे। तो हर एक चीज की कंडीशन होती है कि अगर आप मरने में गए हैं तो सफेद कपड़ा या एकदम ब्लैक कपड़ा लोग गम में पहन के जाते हैं, किसी की खुशी में गए हैं तो अच्छे कलर में कपड़े पहन कर जाते हैं, है ना। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो गले में चेन पहनकर नहीं जा सकते, समझते हो। तो हर एक चीज की क्राइटेरिया है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस का या एस का प्रयोग करते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। दिस इज द रूल। हाँ, अभी आगे चल रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दीजिए, अभी खत्म थोड़ी कर दिया, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए रूटीन एक्शन देखिए कैसे हैं, कुछ सेंटेंस हम करेंगे कुछ आप करेंगे। पहला आता है कंडीशन रूटीन एक्शन, वह रोज सुबह 6 बजे उठता है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आप कह रहे हैं प्रेजेंट डिफरेंट सर यहीं से पता चल गया, लेकिन आवश्यक नहीं है बेटा कि हर सेंटेंस ता पर ही एंड हो, हमने आपसे कई बार कहा ना। तो अब चलिए यहाँ से अगर आपने समझ लिया तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये रूटीन एक्शन कैसे है पहचानते हैं। वह रोज सुबह 6 बजे उठता है। रूटीन एक्शन का मतलब है हर काम में कोई ना कोई एक समय आ जाएगा। नोट लिखा हुआ है रूटीन एक्शन में एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, जैसे एट 5 o'clock, जैसे ऑन मंडे, इस तरह के कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएंगे, इन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। हालांकि कुछ फ्रेज में भी हैं, 1 2 3 वर्ड है ना, तो इसे हम फ्रेज कह देते हैं। एट 5 o'clock ये भी एक फ्रेज बना, ऑन मंडे ये भी एक फ्रेज बना। तो ये इस तरह के कोई ना कोई समय जरूर दिया होगा, वो काम उसी समय पर होता है, इसीलिए उसे रूटीन कहा गया। दिनचर्या जिसे हम कहते हैं कि हमारा दैनिक जीवन जो है, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर वह रोज सुबह 6 बजे उठता है। तो आप लिखेंगे ही गेट्स अप, पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है ना उसे ही हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे गो को गोज लिखा जाए तो गो सिंगुलर फॉर्म नहीं है, गो प्लूरल फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म कहलाई जाती है। जबकि गोज लिखा जाएगा तो ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्म है और इसको फिफ्थ फॉर्म कहा जा सकता है। ठीक, तो हमने लिखा ही गेट्स अप रोज सुबह, ही गेट्स अप एट 6 o'clock डेली। डेली की जगह आप एवरीडे लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो वर्ड आया या यहाँ पर जो वर्ड आए ये आपको टाइम बता रहे हैं, और ये टाइम आपके रूटीन को बता रहे हैं। मेरे पापा 5 बजे वापस आते हैं, रोज आते हैं ना 5 बजे वापस, तो आप क्या कहेंगे बेटा, माई फादर रिटर्न्स, वर्ब है रिटर्न्स वापस आना, कम्स बैक भी लिख सकते हो, रिटर्न्स एट 5 o'clock। आ गया बेटा, टाइम आया। तो ये आपके रूटीन बता रहे हैं क्योंकि ये रोज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या तुम रोज नहीं खेलते हो।
तो अब ये इंट्रोगेटिव डायरेक्टली बनाओ बेटा, अब जरा देखते हैं, डायरेक्टली बनाओ, जल्दी से बनाओ। इन द मॉर्निंग हमने नहीं लिखा क्या, वह रोज सुबह, अच्छा वह रोज सुबह 6 बजे, 3 टाइम दिया है, सॉरी यहाँ पर हम इन द मॉर्निंग लास्ट में जोड़ेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ पर इन द मॉर्निंग लिखना, इन द मॉर्निंग, वेरी गुड, ध्यान दोगे तो बेटा गलतियां सबसे होंगी। इन द मॉर्निंग डेली, ठीक, 3 टाइम दे दिया, एक है 6 o'clock, एक है इन द मॉर्निंग, एक है डेली। डेली हालांकि टाइम से नहीं, ये फ्रीक्वेंसी को रेफर करता है, दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जरा बताओ, डू यू नॉट प्ले, वेरी गुड, बहुत आसानी से बना लिया। अब ये इंट्रोगेटिव था, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव के साथ देखोगे एक वर्ड है नहीं, तो ये निगेटिव हो गया, क्या तुम रोज नहीं खेलते हो, तो आप इसे लिखेंगे डू यू नॉट, सब्जेक्ट आया, सब हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट आया नॉट, प्ले, डू यू नॉट प्ले एवरी डे, ठीक। ये वाला सेंटेंस आप अपनी आप बनाएंगे बेटा, 3 सेंटेंस हमने बना दिया। नेक्स्ट है देखो, हैबिचुअल एक्शंस है, हम कभी कभी झूठ बोलते हैं। अब हैबिचुअल एक्शंस कैसे पहचाने, हैबिचुअल एक्शंस का मतलब है जो आदत को बताए, हैबिट वर्ड से हैबिचुअल वर्ड बना, दिस इज एडजेक्टिव बेटा। अगर हैबिट की बात करें तो वो नाउन है, उस नाउन से एक एडजेक्टिव बना हैबिचुअल। हमें बड़ी बार बार हमें ये कहना पड़ता है कि यदि आप 15 दिन हमसे लगातार बिना कोई क्वेश्चन करे पढ़ते रहें, चुपचाप सिर्फ सुनते रहो, समझते रहें, 15 दिन के बाद बेटा तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें 100% इंग्लिश से प्यार भी होगा और तुम कहीं भटकोगे नहीं, क्योंकि हम अपने पढ़ाने में केवल और केवल ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि हम आपको एक सेंटेंस उठाया उसका ट्रांसलेशन बता दें। हमें जो भी चीज जरूरी समझ में आती है, जो आपको ऑलराउंड अंडरस्टैंडिंग में मदद करे, ऑलराउंड मतलब सब कुछ समझने में मदद करे, इंग्लिश भाषा है, सब्जेक्ट है नहीं, तो इसमें बहुत सी चीजें समझना जरूरी है, केवल उस टॉपिक पर बात करना जरूरी नहीं है। हमने आपको ये एक्स्ट्रा क्यों बताया, इससे बीच बीच में बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी याद करने बच्चे बैठते हैं तो वोकैबुलरी याद नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, वजह है उसकी, क्योंकि वोकैबुलरी को समझ कर नहीं याद करते। तो हम बीच बीच में 1-2 पॉइंट ऐसे बताते हैं, यदि आप समझदार होंगे, उन पॉइंट्स को याद रखें और उन पॉइंट के आधार पर आप देखेंगे साल 6 महीने के बाद आपके किसी भी तरह के इंग्लिश के वर्ड्स को समझना चुटकियों का खेल होगा, या किसी भी तरह के इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना चुटकियों का खेल होगा। लेकिन ये तब होगा जब आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, रेगुलर रहेंगे। ऐसा नहीं कि 4 दिन इंग्लिश क्लास करने के बाद 8 दिन गायब, फिर 20 दिन करी तो 2 दिन गायब, ऐसा नहीं बनता। समझ में आया? हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे, हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं। दूसरा है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तीसरा है क्या रानी हमेशा देर से आती है। चौथा है मैं लगातार रूप से अपनी कक्षा में होता हूँ। ठीक है, होता हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं लगातार रूप से होता हूँ मतलब करता हूँ, अपनी कक्षा करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, इसको कट कर लीजिए, अपनी कक्षा करता हूँ, यहाँ लिख लेना। ये सेंटेंस आप बनाएंगे। पहला सेंटेंस में अब हम कैसे पहचाने ये हैबिचुअल है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर कभी कभी वर्ड, यहाँ पर कभी के साथ नहीं शब्द आया बेटा, तो ये एक अलग वर्ड है जो कि इंग्लिश में एक वर्ड लिखा जाता है। तीसरा वर्ड है हमेशा, यहाँ पर दिया हुआ है, यही वर्ड आपको बता देंगे कि ये वर्ड हैबिचुअल एक्शंस हैं। यदि ये सब सेंटेंस में ये शब्द आ रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये हैबिचुअल एक्शंस हैं, और हैबिचुअल एक्शंस हमेशा और हमेशा जो है आपके इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे, और ये हैबिचुअल एक्शंस आपके पास्ट में भी हो सकते हैं। ठीक, इनसे आप कभी भी कंटिन्यूअस नहीं लिख सकते, इनसे आप कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं लिख सकते। कभी आप बोल के देखिए, हम कभी कभी झूठ बोल चुके हैं, सेंटेंस आपको खुद लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, सेंटेंस में आपको खुद लगेगा हम कभी कभी झूठ बोल चुके हैं, नहीं बनेगा। तो हैबिचुअल एक्शन को पहचानने की जरूरत क्या है, क्योंकि हैबिचुअल एक्शंस में कुछ एडवर्ब्स दिए रहते हैं। हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए रहते हैं। ये कुछ एडवर्ब्स हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंग्लिश में यूज होने वाले एडवर्ब्स, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, समटाइम्स एस लगाओ, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, रेयरली, नॉर्मली, यूजुअली, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब कभी कभार, मतलब अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, सेल्डम का मतलब कभी कभार, जनरली का मतलब सामान्यतया, रेगुलरली का मतलब लगातार रूप से, रेयरली का मतलब ना के बराबर, नॉर्मली का मतलब
सामान्य रूप से, यूजुअली का मतलब भी सामान्य रूप से ही होता है। तो ये एडवर्ब्स आप इंग्लिश में बहुत बार देखेंगे और इन एडवर्ब्स का प्रयोग 99% इंडेफिनिट टेंस में होता है। एक आध एडवर्ब का प्रयोग कभी कभी आप कंटिन्यूअस में या परफेक्ट टेंस में देख लेंगे, अदरवाइज ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी यूज नहीं हो सकते, अदरवाइज ये परफेक्ट टेंस में कभी यूज नहीं होते हैं। तो ये सिंपल सी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के एडवर्ब्स आएंगे और वो हैबिचुअल एक्शन होंगे और उनको ट्रांसलेट किया जाएगा इंडेफिनिट टेंस में। लेट्स ट्रांसलेट। हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, ऐसे एडवर्ब जब आ जाएं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनको आप लिखेंगे। हम लिखेंगे पहले वी और फिर लिखेंगे समटाइम्स, समटाइम्स। ठीक, ये एडवर्ब जब भी लिखे जाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे जाएंगे। वी समटाइम्स टेल अ लाई। नेक्स्ट है, वह कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि कभी के साथ नहीं वर्ड आया तो इसके लिए नेवर, तो हम कह सकते हैं ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट, क्या रानी हमेशा देर से आती है? देखो यहां पर हमेशा वर्ड आया, क्या लिख सकते हैं? डज रानी। अब हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे ऑलवेज कम और फिर है लेट वर्ड। हो गया, लास्ट वाला सेंटेंस आप बनाएंगे एज अ होमवर्क, आप इसे आप खुद भी लिखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। एक आपके पास पोल आया हुआ है, बताएंगे आप। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेचुरल और यूनिवर्सल एक्शंस कुछ होते हैं जिनको आप हमेशा इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। यदि आप उसे कंटिन्यूअस में लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और परफेक्ट में लिख देंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख देंगे तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। हाँ ठीक, चलिए देखते हैं क्या आया आपके सामने। वो पोल गया था, दोबारा हो रहा है। पोल यहाँ से कट हो रहा है ऑटोमेटिक। 86% कह रहे हैं हाँ आया, 14% कह रहे हैं नहीं। हाँ, मज़ा क्यों आएगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको कुछ बच्चों को ये लगता है। चलो ठीक है, तुम्हें मज़ा क्यों नहीं आ रहा है वो अलग बात है, समझ आ रहा है। पोल क्या दोबारा दें? अभी तक समझ आया? देखिए कमेंट क्या कहते हैं। हाँ हाँ, कम आएगा ये कहना नहीं आया तो बेटा कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आया तो कहीं तो दिक्कत है, और दिक्कत क्या है? आपकी सोच में, सोच बदलना पड़ेगी। देखो तुम YouTube पर पढ़ाने वाले बहुत से हैं, तुम पे करके इस बैच में आए हो तो फिर उनकी तरीके से ही पढ़ना है, तो तुमने पे क्यों किया? अगर ऐसा है YouTube पर पढ़ाने वाले ऐसे हैं, तो एक बात बताएं बेटा, YouTube पर सब कुछ फ्री है, और दूसरी चीज़ है उसका इम्पोर्टेंस इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो फ्री है, और इसी वजह से YouTube पर सिर्फ वो कंटेंट दिया जाता है जो कि आपको मज़ा दिला दे। समझना, जो आपको मज़ा दे रहा, अबे यार मज़ा मज़ा आ गया, अबे यार ये तो हम सब एकदम सीख गए राजा 10 मिनट में। 10 मिनट में भी अंग्रेजी सिखाई जाती है यूट्यूब पर भी, लेकिन आपने फिर पे क्यों किया? मज़ा लेने के लिए? मज़ा लेने के लिए नहीं ना? हाँ हाँ, ठीक है, तो मज़ा नहीं बेटा, समझने फोकस करो। अब नेचुरल एक्शन और यूनिवर्सल एक्शंस कुछ हैं। अब हमने लिखा है हम कान से सुनते हैं, तो ये डेफिनिट है निश्चित तौर पर, ये सत्य है ना? अगर ये सत्य है तो इसे ही नेचुरल कहा गया या यूनिवर्सल। हर व्यक्ति कान से ही सुनता है। यदि आप ये कहें हम कान से सुन रहे हैं तो सामने वाला कहे हाँ हम पैर से सुनत है, सत्य है तो कान से सुनत है, सामने वाला यही तो कहेगा। तुम ये कहो कि हम कान से सुन रहे हैं, सामने वाले कहेगा हाँ हम नाक से सुनत, तन जो है कान से जो है सूंगत है, तो गड़बड़ा जाएगा। हम कान से सुन चुके हैं तो सेंटेंस तब भी गड़बड़ा जाएगा। हम 5 घंटे से कान से सुन रहे हैं, नेचुरल एक्शन है भाई, यूनिवर्सल एक्शन है, तो इनको इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा।
बरसाती मौसम में बरसात होती है। अगर आप इसी सेंटेंस को ये कहो बरसाती मौसम में बरसात हो रही है, तो का सर्दी पड़े चाहिए, सामने वाला कहे लू चले चाहिए, बरसात होवत है तो होवत है, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल एक्शन, बिकॉज दिस इज नेचुरल एक्शन, ये तो नेचुरल होते हैं। मशीन आवाज में जब मशीन आवाज करती है, यहाँ पर देखो एक सेंटेंस, हाँ मशीन आवाज करती है, यहाँ पर सेंटेंस में जोड़ लो बेटा, आवाज करती है। अब कहो बाइक स्टार्ट किया, तो बाइक स्टार्ट करने पर आप उससे कहोगे आवाज करो? नहीं। जनरेटर चलाने पर क्या उससे कहोगे आवाज करो? इंजन चलाने पर क्या उससे कहोगे आवाज करो? जब भी मशीन चालू की जाएगी तो वो आवाज करेगी ही करेगी, है। नेक्स्ट है कुत्ते भौं भौं करते हैं, ये यूनिवर्सल है, दुनिया के सारे कुत्ते करते हैं। आप ये कहें कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, तो कब म्याऊं म्याऊं करी का? ये यूनिवर्सल है? हाँ बेटा देखो यही आकाश यादव बेटा, ये बहुत गलत चीज है। कमेंट को जब तुम एक बार को 18 बार रिपीट करोगे ना, तो तुम्हें आगे की चीजें जो हम बोलते चले आ रहे हैं, बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा बच्चा 500 लाइव है तो हर एक बच्चे की कमेंट को पढ़ करके उसकी बात का जवाब दिया जा सके। कि आप 45 मिनट ध्यान से सुनते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टीचर आज कोई चीज बताई हो तो उसने 4 दिन बाद वो चीज रिपीट ना की हो, आज बताई हो उसके चौथे दिन वो चीज रिपीट ना हुई हो। लेकिन तुम लोग को पढ़ने का तरीका नहीं पता, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये कोशिश करो कि अपने वे ऑफ स्टडी को चेंज करो। हाँ सुनेंगे कैसे बच्चा, क्योंकि हम यहाँ तो पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ना, हम तो कैमरे पर देख रहे हैं। अब जब कभी स्क्रीन पर नजर जाती है आप देख नहीं रहे, ये कहो देखो व्याकरण यही गलत हो गया। हाँ ठीक, चलो अब हम इस सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, हम कान से सुनते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे वी हेयर विद, अपने लिखा नहीं लिखा, वी हियर विद ईयर्स, वी हियर विद ईयर्स, बरसाती मौसम में बरसात होती है। तो अब सेंटेंस को बनाने के लिए बेटा आप सब गड़बड़ा जाएंगे, आप लिखेंगे इट रेन्स। आप कहेंगे सर इट कहाँ से आ गया? क्योंकि बरसात होती है ये सेंटेंस है, बरसाती मौसम में ये एडिशनल पार्ट है जो कि आपका एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। आप लिखेंगे इन विंटर सीजन, आगे इन विंटर सीजन, हमने इट और देयर को अच्छी तरीके से अपने फर्स्ट लेक्चर में समझाया हुआ है, इन विंटर सीजन यही लिखोगे। नेक्स्ट है मशीन आवाज करती है, इस सेंटेंस को आप खुद बनाइएगा क्योंकि इस सेंटेंस को बनाने में आपको 1 घंटा सोचना पड़ेगा। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, आवाज करती है, मशीन आवाज करती है। अच्छा चलो हम बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मशीन आवाज करती है, एक सेंटेंस और बनाते हैं, द मशीन प्रोड्यूसेस साउंड, आवाज करने का मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसेस साउंड, मशीन आवाज करती है, द मशीन प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन स्टार्ट्स, जब प्रारंभ होती है। ठीक, नेक्स्ट है कुत्ते भौं भौं करते हैं, ये आप बना सकते हैं, क्या पेड़ हमें ठंडी हवा नहीं देते, यूनिवर्सल है, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। और 2 4 होते हैं, इसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पूरी दुनिया में 2 4 ही लिखे जाएंगे, है। बेटा कान से सुनते हैं, क्योंकि कान हमारे पास 2 हैं, कोई एक व्यक्ति कान से, एक आदमी जो है एक कान से नहीं सुनता, दोनों कान से सुनते, इसलिए हमने उसे प्लूरल लिख दिया। आप नहीं लिखना चाहते तो आप एस हटा दीजिए तो भी सही माना जाएगा, एस लगा दोगे तो भी सही माना जाएगा। ठीक, हाँ रेनी सीजन भी लिख सकते हैं। रिपीट तीसरा वाला कर दें, मशीन आवाज करती है, ये समझ रहे हो, मशीन आवाज करती है, यहाँ पर 2 बार आवाज वर्ड हमने लिख दिया, इसको रफ कर दो। मशीन आवाज करती है तो हमने लिखा द मशीन प्रोड्यूसेस साउंड, यही लिखोगे, मशीन आवाज करती है, आवाज करने का मतलब क्या, डू वर्ड नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ विंटर, अच्छा विंटर लिख दिया हमने, आई एम सॉरी, विंटर क्यों हमने लिखा, रेनी होगा, हम भी हाँ यही होता है। ठीक, कमेंट हम देख लेते हैं जब हमें लगता है।
भाव भाव की मीनिंग, बेटा मीनिंग की स्पेलिंग सही करो, MEANING होता है। आपने जो लिखा है वो माइनिंग वर्ड लिखा है बच्चा, MINING माइनिंग होता है, ठीक। चल ये दो सेंटेंस खुद बना लोगे। भाव भाव करने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? बार्क, BARK। क्या पेड़ हमें ठंडी हवा नहीं देते? ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो फ्रीज है, उसके बाद जो है हवा देने का मतलब गिफ्ट्स लिख सकते हो, और फिर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की जगह आप एयर लिख देंगे तो भी चलेगा। वो तो ऑक्सीजन हो गई, वो तो एक तरह की गैस है, लेकिन आप एयर लिखेंगे तो भी चलेगा। 2 और 2 4 होते हैं, बहुत ही सिंपल है। साइंटिफिक एक्शंस हो सकते हैं कुछ जो कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में ही लिखे जा सकते हैं, आप इसे कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते। बिजली झटका देती है, बिजली एक साइंटिफिक इन्वेंशन है, इसलिए आप इसे साइंटिफिक फैक्ट मान लीजिए। पानी फ्रिज में गर्म नहीं होता, आप ये समझ सकते हैं कि फ्रिज एक साइंटिफिक इन्वेंशन है। तो जो साइंस से रिलेटेड वर्ड हैं तो उनको आप इंडेफिनिट में लिखेंगे। कभी आप इसे इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बोल के देखिए, बिजली झटका दे रही है, पानी फ्रिज में ठंडा हो रहा है, तो सामने वाला यही कहेगा तो अलमारी में रख दे ठंडा हो जाए, हंसी उड़ा लेगा। ये बात समझने की कोशिश करो। हम अगर इस शब्द पर ध्यान देने लगेंगे तो हम सिर्फ 15 सेंटेंस सीखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। पेन से लिखा जाता है, मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो सामने वाला कहीं हम चप्पल से लिख रहे हैं, हंसी आएगी ना। पेन से लिखा जाता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो आप इसे कंटिन्यूअस में और परफेक्ट में नहीं, पेन से लिखा जा चुका है, तो कहें अब कैसे लिखी, कहें बम्बू से, लिख ले, यही कहेगा सामने वाला। इसलिए ये फैक्ट है, इस फैक्ट को इंडेफिनिट में लिखते हैं। हाँ, झटका बेटा शॉक होता है, बेटा शॉक, SHOCK, शॉक। पानी भाप बन जाता है, ये फैक्ट है। पानी भाप बन रहा है, पानी भाप बन चुका है, नहीं, पानी भाप बन जाता है, ये एक फैक्ट है। हालांकि ये साइंटिफिक फैक्ट ना होकर के आप इसे यूनिवर्सल फैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि सूरज कोई साइंस तो है नहीं, तो सूरज के माध्यम से ही पानी को भाप बन जाता था पहले भी, जब साइंस ने इन्वेंशन किया आग का, मतलब लोगों ने, तो फिर आग के माध्यम से उसे हीट किया गया और पानी को भाप बनाया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी गिव्स शॉक। दूसरा, पानी फ्रिज में गर्म नहीं होता, ये निगेटिव है, तो आप लिख सकते हैं वाटर डज नॉट गेट हॉट इन द फ्रिज, ठीक, ये लिख सकते हैं। पेन से लिखा जाता है, दिस इज पैसिव, ये पैसिव है बेटा, आप इसे लिख सकते हैं पेन इज यूज्ड टू राइट। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये पैसिव में है। पैसिव आपने शायद अपने ध्यान से पढ़ा ना हो, क्योंकि पेन से लिखा जाता है, लिखा है, पेन लिखता नहीं है, पेन से लिखा जाता है, और लिखने का काम हम करते हैं। अब चूंकि सेंटेंस में हम शब्द दिया नहीं है, तो आप इसे पैसिव में ही ट्रांसलेट करें। चाहो तो इस सेंटेंस को आप ये भी लिख सकते हैं, वी राइट विद पेन। आप कहेंगे सर वी कहाँ से आ गया, यही तो समझने वाली बात है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कभी भी इंग्लिश को पढ़ना है तो इंग्लिश को हिंदी से मैच ही मत करिए, वरना आप जीवन में नहीं सीख पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा ये कि आखिर सेंटेंस कह क्या रहा है और सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे पॉसिबल है। ये जरूरी थोड़ी है कि स्ट्रक्चर और रूल के हिसाब से पॉसिबल है। पेन से अगर लिखा जाता है तो तुम खुद बताओ, पेन से क्या 10 लोग लिखते हैं दुनिया में, या पूरी दुनिया में केवल भारत के लोग हैं जो पेन से लिखते हैं? पेन से लिखा जाता है एक फिनोमिना है जो कि पूरी दुनिया में है, ये एक नेचुरल चीज है, एक यूनिवर्सल चीज है जो कि सभी जानते हैं। तो इसका मतलब है हर व्यक्ति पर ये अप्लाई होता है, और हर व्यक्ति को हम वी कह सकते हैं। वी का मतलब हम सब लिखते हैं, किससे? पेन से। इसलिए हम ट्रांसलेशन ये भी कर सकते हैं, वी राइट विद पेन, या ट्रांसलेशन ये भी कर सकते हैं, पेन इज यूज टू राइट। गेट क्यों लिखा बेटा? गर्म करना। अब जैसे गर्म होना अगर लिखा जाए, गर्म होना या करना, अब ये ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें एक एडजेक्टिव होता है और करना शब्द आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गर्म, ये एक एडजेक्टिव है और करना शब्द आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर कॉमन सी चीज गेट और प्लस प्लस आपको लिखना पड़ेगा वो एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर क्या पर लिखा था? हॉट, जैसे मैं, वह गर्म हो गया, वह ठंडा हो गया,
तो अब यहाँ पर ठंडा एक एडजेक्टिव है, गर्म एक एडजेक्टिव है? आप कहिए कि वह काला हो गया, तो अब काला एक एडजेक्टिव है और हो जाना गेट का मतलब ही होता है हो जाना। तो गेट का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। गेट का मतलब केवल पाना नहीं होता, जैसे हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि गेट का मतलब होता है पाना, आई गॉट इट। अब इसका मतलब हो गया मुझे समझ आ गया, आई गॉट दिस पेन बाय माई फादर, मुझे ये पेन अपने पिता से मिला। अब यहाँ पर गॉट का मतलब हो गया मिलना। तो गेट के कई रूप हैं और कई इस्तेमाल हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगे, लगातार पढ़ोगे तब, एक दिन में नहीं। हाँ, वाटर मेक्स द लिक्विड नहीं होगा बच्चा, वाटर मेक्स द लिक्विड नहीं होगा, पानी भाप बन जाता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, वाटर टर्न्स, कोई चीज जो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाए तो आप उसे टर्न्स कहते हैं, टर्न्स इनटू वेपर। धीरे धीरे आपको वर्ब भी समझ में आएंगी, धीरे धीरे नई नई चीजें समझ में आएंगी। परेशान होने से कुछ नहीं बेटा, आपके पास 8 महीने हैं, आप 8 महीनों के घंटों को काउंट करिए। अगर इन घंटों में आपने केवल 1 घंटा इंग्लिश को दे दिया, ये हम इतना यकीन करोगे टीचर के ऊपर, गारंटी है कि आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। एक दिन में सब कुछ नहीं समझ में आएगा। लास्ट वाला सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। ओ बना तो दिया हमने। परमानेंट एक्शन कुछ हो सकते हैं बेटा, मेरे पिताजी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं, ये आपके पिता का परमानेंट काम है या कंटिन्यूअस काम है? क्या आप ये कहेंगे मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, वो जो एक्शन बता रहे होंगे वो आपका कंटिन्यूअस एक्शन, टेम्परेरी एक्शन होगा। अगर आप इस सेक्शन को कहें मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चला रहे हैं, तो क्या 5 बजे के बाद दुकान चलाना बंद कर देंगे? मतलब उसके बाद अगले दिन रिक्शा चलाने लगेंगे, उसके बाद प्लेन चलाने लगेंगे? ये आपका पिताजी की परमानेंट एक्शन है। उसके बाद है मैं जीपी मेमोरियल में नहीं पढ़ता हूँ, या मैं जीपी मेमोरियल में नहीं पढ़ता हूँ, होना चाहिए यहाँ पर नहीं है, मैं जीपी मेमोरियल में पढ़ता हूँ या मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो क्या आप इसे सेंटेंस को ये कह रहे हैं मैं जीपी मेमोरियल में पढ़ रहा हूँ? कल नहीं पढ़ोगे क्या? मैं जीपी मेमोरियल में पढ़ चुका हूँ, तो ये आपका परफेक्ट एक्शन हो गया। तो ये आपके जो परमानेंट एक्शन है, जैसे आपने बताया कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ये आपके परमानेंट एक्शन जो लगातार चलते रहते हैं। लेकिन पर डे जाते हो, लगातार नहीं पढ़ रहे हो, पर डे जाते हो। हमने आपको टाइमलाइन के माध्यम से बताया, इंडिफिनिट समझना। तुम कहाँ से हो, इस सेंटेंस में ता नहीं आया, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आपसे आपकी लोकेलिटी पूछी जा रही है, आपसे आपका शहर पूछा जा रहा है या आपका देश पूछा जा रहा है। कहीं आप बाहर गए, आप किसी बाहर शहर में गए, तो आपसे यही पूछा जाए तुम कहाँ से हो। अब आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये बनाते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, यही बनाते हो। सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये स्पोकन सेंटेंस है। अगर आप इसे कहेंगे, आप इसे सेंटेंस को इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू। ये सेंटेंस इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा और रिटन में लिखा जाता है, मतलब राइटिंग करते समय लिखा जाएगा। वेयर डू यू बिलोंग टू, बिलोंग टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी स्थान विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से संबंध होना। तो इसका मतलब है वेयर डू यू बिलोंग टू, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब तुम कहाँ से हो। देखने वाली बात यहाँ है कि यहाँ ता नहीं लगा, फिर भी देखने वाली बात यहाँ है कि यहाँ डू लगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी किया गया। बिलोंग के बाद हमेशा टू वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात ध्यान रहे। है वेरी गुड। मेरा जन्मदिन 6 अक्टूबर को है, या मेरा जन्मदिन 6 अक्टूबर को होता है। अब यहाँ होता है कि इंग्लिश क्या है बेटा, यहाँ होता है कि इंग्लिश क्या है? बताओ। मेरा जन्मदिन 6 अक्टूबर को होता है। अब आप देखें तो अब इस सेंटेंस को, अगर आप यहाँ पर इस सेंटेंस से पूछें सर इस सेंटेंस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो हम आपसे कह देंगे ये एक सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, केवल इज एम आर का प्रयोग है यहाँ पर लिखा। लेकिन इसमें बिलोंग टू वर्ड का प्रयोग है, तो ये एक्शन है, इसलिए उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, आपका सेंटेंस ये भी सही है, आपका सेंटेंस ये भी सही है। हम आपको दोनों सेंटेंस में फर्क करना बता रहे हैं, दोनों सेंटेंस सही है, आपकी मर्जी जो चाहे लिखो। उसके बाद मेरा जन्मदिन 6 अक्टूबर को होता है, तो आप लिख सकते हैं कि माई बर्थडे पड़ता है, होता है का मतलब लाइज ऑन 6 अक्टूबर। महीनों के नाम हमेशा कैपिटल में लिखे जाएंगे।
लाइज का मतलब होता है पढ़ना, लाइज का मतलब झूठ बोलना भी होता है, आपको नहीं पता था। लाइज का मतलब पढ़ना भी होता है कि ये चीज़ कहाँ पड़ती है। जैसे कि ये मोहल्ला कहाँ पड़ता है, आपने पूछा कि ये लोकेशन कहाँ आती है, तो अब आप ऐसी कंडीशन में इस वर्ड का प्रयोग करेंगे, लाइज वर्ड का, LIES, लाइज। हाँ, वेरी गुड। रितिका गौतम ने कहा इट्स माय बर्थडे, इट्स माय बर्थडे ऑन 6 अक्टूबर। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में कह सकते हो, बट यहाँ पर एक्शन वाली वर्ब लिखी गई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट कर सकते हैं। चलिए, इन वर्ब्स के ऊपर आपको चर्चा करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाएगा। ये वो वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इंग्लिश में होता है। इनके ऊपर चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें समझानी है। हालांकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कल करेंगे, लेकिन ये चूंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों से संबंधित है, इसीलिए इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। स्पेशल जानना है आपको इनके बारे में, क्योंकि इनका प्रयोग बार बार आप अपनी राइटिंग में करते हैं। उसके बाद बात करें, इनको हमने इसीलिए लिखा था कि आपको हम इसके बारे में बताएंगे। टाइम ओवर हो चुका है आज के इस क्लास का, ये भी कुछ वर्ब्स हैं, तो फिलहाल मेरे लिए लग रहा है कि आज ख़त्म करते हैं क्लास। 2 मिनट कोई रिवीजन नहीं। ये रही आपकी DPP लेक्चर 2 का होमवर्क। इस वर्ड्स को लेकर के आप घर में कुछ सेंटेंस बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाइए जो चल रहा है, कोई भी एक सेंटेंस बनाइए जिसमें फिट बैठता हो। मेरे कहने पर बच्चा मेरे हिसाब से पढ़ लो 15 से 20 दिन, तो आप अपने आप से, अगर अंग्रेजी से प्यार ना हो तो बेटा 20 दिन के बाद क्लास में आकर, शायद आना भी ना, ये हम आपसे खुद कहते हैं, लेकिन हमें कम से कम 20 दिन दीजिए। इस 20 दिन में आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे। द वे of my teaching you will definitely like after 20 days। तो इन सेंटेंसेस के ऊपर आप वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाइए, और साथ ही साथ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करिए, हेल्प लीजिए गूगल की, और इन वर्ड्स को सर्च मारिए। इससे संबंध में आपको हज़ारों तरह के फैक्ट पता चलेंगे कि ये वर्ड्स क्या है, इसके बारे में सेंटेंस कैसे होगा, इसके सिनोनिम क्या है, इसके एंटोनिम क्या है, इसके एंटोनिम कैसे बन सकते हैं। तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये 10 वर्ड आपको DPP लेक्चर 2 में मिल जाएगी होमवर्क के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्लास आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और आज के लास्ट पोल आपके सामने ये है कि आप जल्दी से बताएंगे हमारे। लव यू बेटा। हाँ, लास्ट पोल आपके लिए, कितने परसेंट अभी भी लाइक और डिसलाइक करते हैं? हाँ, ठीक है, 96%, 4%। चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 100 आउट ऑफ 100% बच्चों का फीडबैक आए, लेकिन हमने आपको कहा है कि एटलीस्ट आप 15 to 20 डेज करिए, और उसके बाद फिर अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक करिएगा। डेफिनेटली यू विल सी द चेंज इन यू। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।